जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद हुमायूं जमील। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया जो कि एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, एक मरूसी बीमारी है जिसमें जो कि एनीमिया की एक शक्ल है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2,50,000 इसके पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, और ये है क्या, इसमें होता क्या है, किस तरह से होता है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा कि थैलेसीमिया में एनीमिया है, एनीमिया की ही एक फॉर्म है। एनीमिया किसे कह सकते हैं, खून की कमी को कहते हैं। अब इसमें थैलेसीमिया जिसको कॉलेज एनीमिया भी कहा जाता है, बेसिकली इसको कॉलेज ने डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसको कॉलेज एनीमिया भी कहा जाता है। इस डिसऑर्डर में थैलेसीमिया में बेसिकली आरबीसीज़ का काउंट कम हो जाता है। आरबीसीज़ का काउंट या ये कह लें कि आरबीसीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। होता ही है कि आरबीसीज़ बनते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो जो आरबीसीज़ बनते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अब आरबीसी जब डिस्ट्रॉय होते हैं बड़ी मकदार में, उसका एक लार्ज कंटेंट उसका डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज़ का काउंट कम हो जाता है। आरबीसीज़ का काउंट कम होने की वजह से एचबी का लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है। अब हमारे लिए परेशान कुन बात सिर्फ ये नहीं है कि हीमोग्लोबिन का लेवल रिड्यूस हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जब हीमोग्लोबिन का लेवल रिड्यूस हो रहा है, आयरन का कंटेंट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आयरन बॉडी में टॉक्सिक लेवल तक बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं आयरन की टॉक्सिसिटी की वजह से। अब ये होता क्यों है? हीमोग्लोबिन बेसिकली, इसकी अगर हम काजेज़ की बात कर लें थैलेसीमिया की, तो हीमोग्लोबिन, इसके अगर मैं स्ट्रक्चर का बताता जाऊँ आपको, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन इन नेचर है। इसमें दो चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन्स और बीटा चेन्स। अब थैलेसीमिया के बनने की वजह ये है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो जीन्स में डिफेक्ट आता है, जीन्स में म्यूटेशन इस किस्म की आती हैं कि जिसकी वजह से अल्फ़ा चेन सही तरह से नहीं बन पाती या बीटा चेन सही तरह से नहीं बन पाती। जब अल्फ़ा नहीं बनेगा सही तरह से या बीटा चेन सही तरह से नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाएगा, हीमोग्लोबिन काम नहीं कर सकेगा। अब अगर हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है, हीमोग्लोबिन काम नहीं कर पाता सही तरह से, तो इसका हमें क्या नुकसान है? हीमोग्लोबिन का काम था कि ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की शक्ल लेती है, तो ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब कम हुआ तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकेगी, ऑक्सीजन बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर सकेगा बॉडी के तमाम सेल्स तक। अब जेनेटिकली अगर कोई जीन उसमें म्यूटेशन आ गई है, जीन डैमेज हो चुका है किसी तरह से, तो वो अल्फ़ा चेन नहीं बना सकता या उसकी वजह से बीटा चेन नहीं बन रही, तो इसके नतीजे में हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया। और जब हीमोग्लोबिन रिड्यूस हुआ उसका लेवल बॉडी में, तो उसको हमने नाम दिया थैलेसीमिया का। अब इसी के बिहाफ पे हम कह सकते हैं थैलेसीमिया दो तरह का होता है, थैलेसीमिया अल्फ़ा, थैलेसीमिया बीटा। अगर अल्फ़ा चेन डिफेक्टिव हो रही है, अल्फ़ा चेन सही तरह से नहीं बन रही, तो उसको हम अल्फ़ा थैलेसीमिया कहेंगे। अगर बीटा चेन सही तरह से नहीं बन पा रही, तो इसको हम बीटा थैलेसीमिया का नाम देते हैं। अब ये थैलेसीमिया को हम थैलेसीमिया मेजर भी कहते हैं और थैलेसीमिया माइनर भी हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चूँकि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर में पेशेंट में थैलेसीमिया का ट्रेड मौजूद होता है। सो उस पेशेंट में, माइनर के पेशेंट में, उसके जीन में वो ट्रेड मौजूद है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। वो हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन चीज़ नहीं है। थैलेसीमिया माइनर ट्रेड ज़रूर है, लेकिन वो चूँकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो उसमें थैलेसीमिया होने के चांसेस नहीं है। वो हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन चीज़ नहीं है उस दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल में। थैलेसीमिया मेजर एक स्वेयर फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया है, मतलब अगर थैलेसीमिया मेजर है तो इट मीन्स के पेशेंट में थैलेसीमिया है, और ये हमारे लिए एक परेशान कुन चीज़ है। अब चूँकि ये जेनेटिक है, तो इस फैक्टर को देख लेते हैं, इसके जेनेटिक एस्पेक्ट को देख लेते हैं। अगर एक पर्सन थैलेसीमिया माइनर है और उसका जो पार्टनर है वो भी थैलेसीमिया माइनर है, तो अब उसके बच्चों में क्या रेशो हो सकती है? 25% चांसेस हैं कि जो बच्चे हैं वो थैलेसीमिया मेजर हों, 25% चांसेस हैं कि बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं।
50% चांसेस हैं कि वो कैरियर हो सकते हैं, माइनर हो सकते हैं, ठीक है। 25% चांसेस होंगे कि बच्चे थैलेसीमिया मेजर रिपोर्ट करेंगे। 25% चांसेस है कि कुछ नहीं होगा, वो आगे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ वो जीन, बच्चे 25% चांसेस हैं कि वो नॉर्मल रहेंगे। 50% चांसेस हैं कि वो माइनर हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि माइनर जो है वो ज़्यादा परेशान कौन चीज़ नहीं होती। अब इसका तरीकाकार क्या है? कुछ कंट्रीज़ में तो बाकायदा रूल एंड रेगुलेशंस भी इसके वाले से बने हुए हैं। अगर इंडिविजुअल थैलेसीमिया माइनर है तो उसको चाहिए कि वो शादी से पहले पार्टनर का टेस्ट करवा ले कि आइदर ही और शी इज़ थैलेसीमिक माइनर। अगर तो वो भी माइनर है तो अब चांसेस हैं कि बच्चों में, जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 या 50% चांसेस हो सकते हैं और उसके आगे जाने के, ठीक है। और अगर मेजर है तो फिर तो वो कंफर्मेशन हो गई ना कि वो आगे ट्रांसमिट होगा ही होगा, ठीक है। सो अगर वो पार्टनर भी थैलेसीमिक माइनर है सो बेटर ये है कि शादी से पहले ही उसको रोक दिया जाए, उससे उसको आगे प्रोसीड ना किया जाए। अदरवाइज़ वो दोनों थैलेसीमिक माइनर में लीड टू दी बर्थ ऑफ चाइल्ड दैट वुड बी प्रोबेबली थैलेसीमिक माइनर। और कुछ कंट्रीज़ में तो इसके ऊपर रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट तब तक उनको इशू नहीं किया जाता जब तक वो अपना टेस्ट नहीं करवा लेते, और टेस्ट में फिर ये पता चल जाता है कि थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। अब इसके क्या सिम्टम्स क्या आते हैं? चूँकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों में होता है और बच्चों में 3 से 6 माह का बच्चा जैसे ही होता है तो उसमें उसकी स्किन जो है वो पेल होना शुरू हो जाती है, पेल येलो उसकी स्किन हो जाती है। दैन उसके फेस की जो बोन्स है उसमें डिफॉर्मिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। दैन इसके अलावा उसका जो पेट है वो फूलना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्प्लीनों में गैली हो जाती है। स्प्लीन का साइज़ आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है कॉन्टीन्यूसली, और स्प्लीन को हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है। वहाँ पर उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। सो स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है जिसको हम नाम दे देते हैं स्प्लीनों में गैली का, या आम अल्फाज में कह देते हैं कि इसमें पेट फूल गया है, पेट बढ़ गया है। ये हमारे पास कुछ इसके कॉमन से सिम्टम्स सामने आते हैं थैलेसीमिया के। अब थैलेसीमिया क्या इसके मैनेजमेंट के वाले से अगर बात करें तो पहले तो प्रिवेंशन ही है, जिसमें मैंने कहा कि उसको पहले से ही अगर डायग्नोज कर दिया जाए तो वो शादी से पहले ही हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर तो उसमें थैलेसीमिया हो गया तो पहली चीज़ आयरन का टॉक्सिक लेवल आने से पहले उसकी आयरन चिलेशन की जाती है, मतलब आयरन को बॉडी से रिमूव किया जा रहा होता है। जैसे पेशेंट का डायलिसिस किया जा रहा होता है समटाइम समथिंग लाइक दैट, इसमें किया जा रहा होता है आयरन चिलेशन में कि आयरन को कम किया जा रहा होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को फिर एक वो कहा जाता है कि स्टेम सेल थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग नहीं है। सो इसका जो बेटर रिस्पॉन्स है वो यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाए, उसकी कंटिन्यूस ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। इनिशियली वो 20 डेज़ के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, बाद में फिर वो 2 और 3 टाइम्स अ मंथ में उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है। और इसमें थैलेसीमिया के पेशेंट में बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही बढ़ाया जाता है, और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी तरीके से बढ़ाई जा सकती है कि आयरन को कंटिन्यूसली रिमूव किया जा रहा हो ताकि उसकी टॉक्सिक लेवल तक आने की नौबत ना आए, और दूसरा उसमें कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम की जा रही है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी है, एक मैसेज भी है कि जो भी इसको सुन रहे हैं काइंडली ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करना क्यों ज़रूरी है? थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए परेशान कौन चीज़ ये नहीं है कि उसको ब्लड लेना है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्ड है, बल्कि परेशान कौन चीज़ ये होती है कि ब्लड मिल नहीं रहा होता। सो अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो थैलेसीमिया के पेशेंट तक ब्लड पहुँच सकेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड